जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं सर आज लिए जीएस ग्रैंड सेशन में लेकर के आया हूं एक हॉट टॉपिक। यहाँ देखेंगे कि दुनिया भर को बेवकूफ बनाने वाला चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग फ्रांस जा थे और वहां की जनता का बहुत ही बड़ा विरोध किया। विरोध करने के पीछे कुछ तथ्यात्मक और जेन्युइन रीजन है क्यों विरोध किया। वे गए हुए थे स्पेशली फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मिलने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब एक तरफ चाइना के लोग उनका स्वागत करने के लिए अपने झंडे को लेकर के खड़े हुए थे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ही बड़ी संख्या की एक भीड़ खड़ी हुई थी जो उनका विरोध कर रही थी। उनका विरोध करने के पीछे जो कारण थे वो कारण ये थे कि तिब्बत, हांगकांग और शिनजियांग जैसे जगहों पर चाइना ने किस तरीके से वहां के लोगों की आज़ादी को छीन रखा है, वहां पर किस प्रकार से उसने मानवता का हनन किया है, मानवाधिकार का हनन किया है। इसलिए कई लोगों ने यानी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि अगर वह अपने रवैये से बाज नहीं आए तो यह उनके लिए यात्रा बहुत ही घातक होगी। आज निकले हुए ये यात्रा जहां फ्रांस से अपनी यात्रा को शुरू किए, जो कई देशों आएंगे और वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वे एक कूटनीतिक चाल के लिए निकले हुए हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी समय समय पर जाते रहे हैं। मोदी जी की ये यात्राएं जिस तरीके से भारत को कूटनीतिक माहौल एक मजबूती से प्रदान की है, ठीक इसी तरीके से चीन के राष्ट्रपति ने भी एक इसी को फॉलो किया है। अब वो भी इसी राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि अभी तक उनको लगता था कि शायद वो अकेले बहुत सक्षम हैं और उनके पास दुनिया के बहुत ताकतवर हथियार हैं और वो भारत को घेर करके अपनी कूटनीति को में फंसा करके, अपने जाल में फंसा करके भारत का दुरुपयोग कर लेंगे, जैसा कि पिछली सरकार में भारत के साथ होता रहा है। लेकिन वे इस बात को भूल चुके हैं कि समय बदलता है, सरकार बदलती है, तो देश भी आजकल बदल रहा है क्योंकि सरकार बदल चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है, लोगों का नजरिया बदल चुका है। तो हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं, इसको हम विस्तार से समझेंगे कि वे यूरोप की यात्रा पर क्यों हैं और उनका विरोध फ्रांस में क्यों किया गया है। समझते हैं इसका जो मुख्य कारण है। सबसे पहला जो कारण है वह कारण यह है कि तिब्बत और शिनजियांग, यहाँ पर तिब्बत में, शिनजियांग में और हांगकांग में 60 वर्षों से अधिक हो गया एक गुप्त संघर्ष चल रहा है। गुप्त संघर्ष चल रहा है वहाँ की आज़ादी को लेकर के, वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर के। और आप विश्वास नहीं करेंगे, फ्रीडम हाउस एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, तो फ्रीडम हाउस ने 2024 ने तिब्बत की आज़ादी को लेकर के 100 में से 0 अंक दिए थे, यानी कि कोई आज़ादी नहीं, यानी कि तिब्बत की आज़ादी पूरी तरीके से चाइना छीन चुका है। सेम सिचुएशन जो है वो हांगकांग में भी है और वही परिस्थिति बनी हुई है शिनजियांग के क्षेत्रों में भी, क्योंकि वहां भी मानवाधिकार का पूरी किया गया है। चाइना राष्ट्रपति ने पूरी तरह से मानवता की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। और इससे भी बड़ी बात है, आप देखेंगे भारत में ऐसा भी बात है तो इस्लाम को लेकर के बहुत बड़े बड़े ढिढोरे पीटे जाते हैं। आज पूरी दुनिया नहीं बोल रही है कि उइगुर एक बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी चाइना में रहती है जिसका जीना दुर्लभ हो चुका है, और वहाँ के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री और सखारोव पुरस्कार के विजेता, जिनको चाइना ने बिना किसी कारण से बंद कर रखा है, उसको भी उनको रिहा करने के लिए भी मांग की जा रही है कि उनको रिहा करे चाइना। अब आप समझ सकते हैं कि चाइना की जबरदस्ती क्या है, कितना हद तक चाइना ने जबरदस्ती कर रखा है, आतंक मचा रखा है अपने आसपास के क्षेत्रों में, और यही खेल वह भारत के साथ खेलना चाह रहा है, लेकिन यहाँ उसकी मनमानी नहीं चल पा रही है। आइए और अधिक समझते हैं इसको हम। वह यूरोप की यात्रा पर हैं और यहाँ पर जो विशेष चर्चा होना है ये कि आज के कुछ दिन पहले अप्रैल में पेरिस में जो निर्वासित बौद्ध नेता हैं उनके साथ भी मैक्रो को देखा गया था, क्योंकि वह भी इस बात को लेकर के कह रहे हैं, उनसे सिफारिश कर रहे हैं कि वह चीनी राष्ट्रपति जिनके यह बात जाए उनके सामने इस प्रस्ताव को रखें, तिब्बत को अब दिए।
और तो पर वही से बहुत चर्चाएं हैं, जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के भी रूस के साथ उन्होंने अपनी घटा बनाए रखी, सिंजियांग में उन्होंने मानव अधिकारों का हनन किया, इसके साथ उन्होंने मुसलमानों के अर्थशास्त्री को भी उन्होंने जबरदस्ती बिना कारण से बंधक बना करके रखा हुआ है, और इसके साथ साथ अन्य बहुत ऐसी जो इलीगल एक्टिविटीज चाइना का है इस पर करना चाह रहे हैं। आगे अब हम इसको और अधिक विस्तार से समझते हैं। इसमें मेन चीज क्या है कि बीजिंग और सेल्स को लेकर आर्थिक तनाव बहुत बना हुआ है। तनाव होने का कारण यह है कि ना हर जगह पर एकार चाहता है, एकार वह चाहता है कि वह अर्थव्यवस्था पर अपनी पूरी पकड़ बना ले, और अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनने का मतलब है कि उस देश को पूरी तरीके से नष्ट कर देना। दूसरी बात ये कि यूक्रेन और रूस के युद्धों के बीच में, जब यूक्रेन में रूस अपने युद्ध को लगातार जारी किए हुए था, तब पर भी चीन के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति के साथ अपने संबंधों को बनाए रखे। वहां पर उन्होंने दूरियां क्यों नहीं बनाई? उन्होंने मानवाधिकार के हनन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकने की आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या वे उनसे डरते हैं या फिर वे मित्रता को मजबूत बनाए रखने के लिए वह चुप्पी मारकर बैठे रहे? इसके बाद अब उनकी यात्रा जो है शुरुआत हो रही है कहां से? फ्रांस से। हंगरी तक उनकी यात्रा होगी, बुडापेस्ट तक वे जाएंगे, और वहां के जो विक्टर अर्बन जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनसे वह मुलाकात करेंगे, और अंतिम चर्चा उनके साथ विराम देते हुए वो वापस अपने देश चाइना लौट आएंगे। वहां पर वो जब जाएंगे मैक्रों से मिलने के लिए, जो उनका योजना है, और इसके साथ साथ जो है वहां पर यूनियन आयोग की जो अध्यक्षा है उर्सुला वेन डर लेयन, तो उर्सुला वान डेर लेयन, उनसे मिलने के बाद में ये जाएंगे सर्बिया से जाएंगे ये हंगरी, और इस बीच में वे कई बहुत सारे देशों की यात्रा कर रहे हैं। साथ में अब यहाँ पर जो सिंजियांग को लेकर के यूरोपियन यूनियन है, इसने चीन की ऊपर प्रतिबंध इसीलिए लगा दिया था क्योंकि जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था थी उस चीन अर्थव्यवस्था चैलेंज देना कर दिया, जिससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था चरमराना शुरू हो गई थी। इसके साथ साथ सिंजियांग में जो मानवता के अधिकारों का हनन किया था चाइना ने, जिससे क्रोधित होकर के यूरोपियन यूनियन जो है उसने क्या किया था कि बैन कर दिया था चाइना की कंपनियों को कि वे वहां पर अपने बिजनेस नहीं करेंगी। इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट वॉच है, तो ह्यूमन राइट वॉच ने भी मैक्रो से बोला है कि वे शी जिनपिंग से बात करें इन सभी मुद्दों पर, कि अगर वे आपके मित्र हैं और वे आपसे मिलने आ रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए कि उइगर अर्थशास्त्री हैं जो कि सखारोव पुरस्कार विजेता भी हैं, उनका नाम है इल्हाम तोहती, तो इल्हाम तोहती को रिहा किया जाए क्योंकि अकारण उनको बंदी बना करके रखा गया है। भारत में आप देखेंगे, आप भारत में किसी भी इस्लामिक नेता के बारे में कुछ बोल दीजिए तो भारत में अल्पसंख्यकों का शोषण किया जा रहा है, इस पर आवाज उठाने लगता है, पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठने लगती है। लेकिन जब चाइना ने उन अल्पसंख्यकों के एक इतने विद्वान अर्थशास्त्री सखारोव पुरस्कार विजेता को बिना किसी कारण के बंदी बनाया और आज भी वर्तमान स्थिति में भी बंदी बना रखा है, तो पूरी दुनिया मुंह नहीं खोल रही है। ना अरब बोल रहा है, न भारत के इस्लाम के समर्थक बोल रहे हैं, न ही दुनिया के कहीं और किसी देश के इस्लामिक समर्थक बोल रहे हैं। पाकिस्तान तक नहीं बोल रहा है, जो छोटी सी बात को लेकर के फुदकने लगता है। आप सोच सकते हैं कि चाइना ने कितना तांडव मचा रखा है और पूरी दुनिया चुप्पी मार करके बैठी हुई है। भारत में ठीक इसका उल्टा हो रहा है, जबकि भारत ने कभी अकारण ऐसे किसी भी कार्य को नहीं किए। खैर, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है उसने यह भी कहा मैक्रोन से कि आप तिब्बत और हांगकांग वाले मसले पर भी बात करें, क्योंकि हांगकांग और तिब्बत की स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है, वहां पर आजादी नहीं है, वहां की अर्थव्यवस्था काफी चरमरा गई है, और इसके साथ साथ यहाँ जो तिब्बत के बोर्डिंग स्कूल के जो छात्र हैं उन्होंने जिस निर्ममता को, जिस मानवाधिकार के हनन अपने देखा है, मां के दमन को है, जिस तरीके से वह दृश्य भविष्य में दोबारा कभी पैदा ना हो, इस पर भी लगाम लगाया जाए। यह यूरोपियन यूनियन है कि मैं शी जिनपिंग से बात करें, उनके सामने इन मुद्दों को रखें। इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट वॉच
कि जो कार्यवाहक निदेशक हैं माया वांग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है चाइना को कि यदि मानवता के खिलाफ किसी भी तरीके का चाइना अपने रवैये को बदलता है, यानी मानवता का अगर वो शोषण करता है, मानवाधिकार का हनन करता है, तो फ्रांस के साथ जो उसके संबंध हैं, उन संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। यानी कि चाइना को पूरी तरीके से यह चेतावनी दी जा रही है, या आप यूं कहें कि धमकी दी जा रही है, या सलाह दी जा रही है कि अगर चाइना मानवाधिकार के हनन को करने से बाज नहीं आया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके संबंधों में बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे भी देश हैं जो आज भी चाइना के समर्थन में हैं। आगे और हम देखते हैं तो जो यूरोपियन यूनियन की जो नीति निदेशक हैं विंसेंट मेटन ने भी कहा कि यहाँ पर आने के पीछे एक गहन चर्चा होनी है, एक उद्देश्य है कि इन सभी गंभीर विषयों पर गंभीर चर्चाएं की जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन समस्याओं को सुलझाया जाए, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो भू राजनीतिक परिस्थिति इस समय पूरी तरीके से डामाडोल है, उसको किसी भी हालत में उसमें सुधार किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर शांति को बनाने का प्रयास किया जाए, जिसमें कहीं ना कहीं चाइना भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शामिल है। इसके अलावा 60 वर्षों से संघर्ष चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये 60 वर्षों से संघर्ष कहाँ चल रहा है? तिब्बत में चल रहा है, सिंजियांग में चल रहा है और उसके साथ साथ हांगकांग में चल रहा है। ये क्यों चल, यहाँ पर एक तरीके का गुप्तवार है। चाइना चाहता है कि वहां पर डिप्लोमेटिकली अपना कब्जा जमा के रखे, हालांकि वो कर भी रखा है। वहां की जो पब्लिक है, वहां की जनता जो है वह आज़ादी चाहती है, वह पूरी तरीके से चाहती है कि उसका एक स्वतंत्र राष्ट्र हो और वह स्वतंत्रता का पूरी तरीके से लाभ उठा सकें और वह समझ सकें वास्तव में कि स्वतंत्रता क्या होती है। कहा जाता है, एक बात ये बहुत ही अच्छी कहावत है कि किसी के महलों में गुलामी करने से बेहतर है अपनी झोपड़ी में प्राण देना, अपनी झोपड़ी में संघर्ष करते हुए मर जाना। ये कहावत ऐसे नहीं, ये आजादी की कीमत को समझते हुए इस बात को कहा गया है कि आजादी किसी भी व्यक्ति के लिए, स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मानवता के लिए कितना हद तक मायने रखती है। यदि किसी भी व्यक्ति की आजादी को छीन लिया जाए तो वह अपने आप में कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो ठीक यही परिस्थिति चाइना ने खड़ी कर रखी है। वो बिल्कुल ब्रिटेन की उस कूटनीतिक चाल पर चल रहा है जिस तरीके से कभी कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी भी डूबता नहीं है। हालांकि सूरज उसका भी डूबा और सूरज चाइना का भी डूबेगा। यहाँ तक कि हम तो कह रहे हैं कि चाइना समंदर में ही डूबेगा। अब देखते हैं कहाँ डूबता है। इसके साथ अब जो है तो जो विंसेंट मेटन ने भी इस बात को कहा कि हाँ, यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होगी। जो 60 वर्षों से संघर्ष चल रहा है उस पर विराम देने का प्रयास किया जाएगा, किसी भी तरीके से उसको रोका जाए। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की उपाध्यक्ष हैं, कौन है? मैटिस आर्टेग्यू लॉन्ग। तो इन्होंने भी इस बात के लिए कहा कि जो यूक्रेन का संघर्ष है और इसके साथ साथ जो पीपल राइट्स ऑफ चाइना की ये जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, यानी कि एक तरीके से रूस में भी व्लादिमीर पुतिन की जो सत्ता जो पूरी मजबूती के साथ उन्होंने जमा रखी है, साथ में जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी यानी कि जिसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, जिन्होंने इतने लंबे समय से चाइना में शासन जमाए हुए हैं, ये सभी सत्ताधारी जो लोग हैं, इनसे पूरे वैश्विक जगत को बहुत ही ज्यादा खतरा है। और यदि ऐसी ही परिस्थिति बनी रही तो भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर आने में समय नहीं लगेगा। इसलिए इन परिस्थितियों को बदला जाए, या तो इन रवैये को बदला जाए, सोच को बदला जाए, या इन लोगों को बदला जाए, यानी कि इनके स्थान पर अब दूसरे व्यक्ति को भी मौका दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो पश्चिमी बाल्कान वाला क्षेत्र है, तो जो पश्चिमी बाल्कान वाला क्षेत्र, वहां पे चीन को एक से वहां पर भी उसको मजबूती थोड़ा सा तो मिली है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिली है। यूरोपीय संघ ने ये बात कह रखी है कि आप रवैया बदलते हैं, आप एक अवसर दिया जा रहा है कि पश्चिमी बाल्कान वाला क्षेत्र है, वहां आपको एक अवसर दिया जा रहा है कि आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, बशर्ते
मानवता का हनन नहीं होना चाहिए। मानवाधिकार के कुछ नियम होते हैं, कुछ उनकी अनुपालना होती है, जिसको ध्यान में अगर आप रखते हैं तो पश्चिमी बाल्कान में आपकी स्थिति को मजबूत करने का एक अवसर आपको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ चीन और हंगरी के बीच में कुछ समझौते हुए थे, तो उस समझौते के तहत एक यह बात कही गई थी कि जो उसके हंगरी में या उसके आसपास जो लोकप्रिय चीनी पर्यटन स्थल हैं, वहां पर चाइना काम कर सकता है। चाइना काम किस प्रकार से कर सकता है, यानी कि उन चीनी पर्यटन स्थल को सुधारने के लिए, मॉडिफाइड करने के लिए, या कुछ ऐसा जो उसको लगता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं, उसमें वह काम कर सकता है। इसकी अनुमति हंगरी ने चीन को दे रखी थी। इसके अलावा इसके साथ साथ 2015 से चीन की एक योजना है कि बेल्ट एंड रोड, तो बेल्ट एंड रोड पहल जो चाइना की योजना है, इस योजना में 2015 से हंगरी उसका साथी भी रहा है, यानी कि उसमें वह हिस्सा लिया हुआ है। और इसके साथ साथ जो विक्टर अर्बन है, यानी कि हंगरी के राष्ट्रपति, और शी जिनपिंग, ये बुडापेस्ट और बेलग्रेड के बीच एक हाई स्पीड रेल लाइन चलने की योजना है, उसके निर्माण पर भी ये चर्चा करेंगे कि बेलग्रेड और बुडापेस्ट के बीच में जो हाई स्पीड वाली रेल लिंक परियोजना है, उसको किस प्रकार से और कितना हद तक प्रभावी बनाया जाए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जो शी जिनपिंग की जो यात्रा है, ये कूटनीतिक यात्रा है, जहां पर इनको चेतावनी भी दी जा रही है, इनको समझाया भी जा रहा है, इनकी मदद भी की जा रही है। यानी यदि अगर इनकी रवैया ठीक हुआ तो इनको मदद भी यूरोप की तरफ से मिलेगी। यदि इनका रवैया ठीक नहीं होता है तो संभवतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन को हार देखनी पड़ेगी या निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी वैश्विक जगत इस बात को समझ चुका है कि जो वह दिखाई कुछ और वास्तविकता की कुछ और होती है, वह बात कुछ और करता है। जैसे अपने यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण है, एक प्रोवर्ब है, कहावत कहते हैं कि ऊपर से राम राम, अंदर से कसाई काम। तो ये जो चाइना का अंदर से कसाई काम है, इससे पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है, इसलिए वह उसके साथ जो भी मैत्री संबंध रखना चाहती है, वह इस प्रकार चाहती है कि वह हर एक कदम को फूंक फूंक करके रखना चाहती है कि चाइना के साथ किसी भी तरीके के संबंध को रखने से पहले उससे होने वाली खामियों पर भी काफी हद तक उस पर दृष्टि डाली जा रही है, उस पर गहन चर्चा की जा रही है, उस पर विचार किया जा रहा है कि यदि चाइना के साथ संबंधों को बनाया जाता है तो क्या भविष्य में किसी तरह की कोई आर्थिक संकट या कोई मानवताजनक संकट नहीं उत्पन्न होगा। क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्धों में भी चाइना पूरी तरीके से शांत बैठा रहा, और जो है यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था को भी इसने काफी हद तक गड़बड़ किया। जैसा कि आपने देखा कि इसके जो ब्रुसेल्स और बीजिंग का जो आर्थिक तनाव है, वह सिर्फ इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था ने ब्रुसेल्स की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक कमजोर बनाया। इसके अलावा सिंजियांग, तिब्बत और हांगकांग में जो मानवता के अधिकारों का हनन किया गया चाइना के द्वारा, उस पर भी यूरोपीय यूनियन काफी हद तक खफा है। तो वह भी इस बात को लेकर कह रहा है कि अगर मैक्रोनी से मिलने के लिए शी जिनपिंग आ रहे हैं तो मैक्रोनी इस बात को उनके सामने रखें कि आप सुधर जाओ, वरना हम आपको सुधार देंगे। फिलहाल इस सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, और आप भी विचार कीजिए वैश्विक स्थिति को, यूरोपीय स्थिति को, वैश्विक स्थिति को, अर्थव्यवस्था को लेकर के यूरोप की क्या भू राजनीतिक परिदृश्य है, क्या यूरोपीय मनोदशा है इस समय, चाइना की मनोदशा किस प्रकार की है अर्थव्यवस्था को लेकर के या भू राजनीतिक दृष्टि से, इस पर विचार कीजिए, इस पर विमर्श कीजिए। यदि कहीं ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ नया मोड़ आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं, आप हमसे मदद भी ले सकते हैं। फिलहाल आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई आप जारी रखें। यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा अब बहुत नजदीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए और हॉट टॉपिक के साथ इस ग्रैंड जीएस सेशन में। जय हिंद।